हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग 2019 का पीजीटी यूपी पीजीटी 2019 के प्रश्न पत्र को आगे हल करेंगे। इसके दो पार्ट पहले आ चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो आपके पीजीटी 2019 के सारे प्रश्न हैं और हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं आज। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, इस पर मेटिस से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। शुक्राणुत्सर्जन, शुक्राणु स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो आंसर, करेक्ट आंसर होता है वो आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है कि जो स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो क्या है कि स्पर्मेटिस से शुक्राणुओं में परिवर्तन को ही स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, अतिश्वसन संक्रमण की संचरण के प्रकार हैं जलजनित, वायुजनित, जलवायु जनित और भोजन जनित। तो अति श्वसन संक्रमण के संचरण के प्रकार क्या है आपके? वायु जनित। ठीक है, तो वायु के माध्यम से जितनी भी बीमारियां होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अति श्वसन एक रोगी की निश्वसित वायु में क्या चीज़ अधिक होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्जीविक के लिए प्रयुक्त होता है रक्तदान, कृत्रिम श्वसन, डायलिसिस और अतिछनन। तो जो ये है, जो पुनर्जीविक है, ये एक तरह का कृत्रिम श्वसन है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, रोगी को सांस लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। मतलब इस तरह से उसमें ऑक्सीजन का फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवेश कराया जाता है जिससे कि कृत्रिम श्वसन के माध्यम से वह फिर से जीवित हो उठे। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका कंकाल का उदाहरण है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, मध्यवर्ती तंतु, ये सभी। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपके कोशिका कंकाल हैं इनका सब ये सभी का उदाहरण है। मतलब कोशिका कंकाल के अंतर्गत ये ABC तीनों आते हैं। अगला प्रश्न है, अमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है पेप्सिन, HCl, रेनिन और एमाइलेज। तो जो हमारा अमाशय है, ठीक है, अमाशय जिसमें कि भोजन जाकर के एकत्र होता है, उसमें पेप्सिनोजन को कौन सक्रिय करता है? तो पेप्सिनोजन को सक्रिय करने का कार्य हमारा HCl करता है। ठीक है, और ये HCl ये पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। अगला प्रश्न है हमारा, उदर आंत्र भित्ति से बना होता है कंकालीय मांसपेशी, धारीदार मांसपेशी, मृद मांसपेशी और कार्डियक मांसपेशी। उदर आंत्र भित्ति मतलब जो आपका GI ट्रैक है आपका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है आपका, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये आपका मृदु पेशी मतलब सॉफ्ट मसल्स का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित करता है पैरोक्सिसोम, राइबोसोम, केंद्रक और या पुटिका। तो यहाँ पर कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम्स के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति निवास मतलब पावर हाउस क्या है? इन सारे प्रश्नों का मैं आपको लगभग व्याख्या पहले बता चुकी हूँ। मैंने कोविड की वैक्सीन ली हुई है तो इसलिए थोड़ी सी तबीयत मेरी आज कम ठीक है। कोशिका का शक्ति निवास है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस की संज्ञा इसको दी जाती है।
कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत में फास्फोलिपिड्स हैं, क्या है? जलभीरु, ए और सी दोनों, जलपरी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है, जलभीरु और जलपरी। इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक की बात की है। जलप्रिय मतलब जल को जो प्यार करते हैं, और जलभीरु जो जल को दूर रखते हैं। तो जो कोशिका की झिल्ली है वो के लिपिड्स जो होते हैं, वसा जो उसकी होती है, उसकी द्विपरत में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो दोनों होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्वयं प्रतिलिपिकारी हैं लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी संरचना, और डी आपका है केंद्रक। तो स्वयं प्रतिलिपिकारी आपके क्या है, जो कि स्वयं मतलब ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं या किसी चीज़ की स्वयं रचना करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें क्या है आपका आंसर नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा एटीपी का विस्तार करें। एटीपी का विस्तार अगर आप करें तो मैं इसको भी पहले आपको बता चुकी हूँ कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली, ठीक है, कोशिकाओं के अंदर जो पाचन का कार्य करता है। राइबोसोम, गोल्गी काय, लाइसोसोम, आंत। करेक्ट आंसर आपका लाइसोसोम होता है, और इसको सुसाइडल कोशिका का सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। क्या चीज़ें पाई जाती हैं? क्लोरोफिल, ग्लाइकोजन, स्टार्च या केंद्रक तथा जीवद्रव्य। तो करेक्ट आंसर आपका होता है दोनों में वो होते हैं, न्यूक्लियस होता है और जीवद्रव्य दोनों में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। डीएनए में उपस्थित होता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ए और बी दोनों, गोल्गी काय। तो जो डीएनए जो होता है उसमें केंद्रक तो होता ही होता है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, तो डीएनए का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? आंसर नंबर सी, हाँ, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना आपका 2019 का, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको आंसर बता रही हूँ, और इससे पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें मैंने इन प्रश्नों को लिया भी है। तो बहुत ही ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए मैं ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ, और साथ में थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने के कारण भी ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका क्या है? OPV, PBC, HIV और BCG। तो ये क्या है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर BCG, पहला टीका BCG, और जन्म से कितना 24 घंटे के अंदर ये लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा DPT को विस्तारित करें। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस, डायरियल पर्ट्यूटिस, टिटनेस, और डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस टोक्सोइड। तो करेक्ट आंसर क्या होता है DPT का? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ठीक है, DPT यहाँ पर यह है इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है हमारा स्तन दूध का छाछ कैसीन अनुपात आरंभिक स्तनपान में होता है। तो इसका जो अनुपात होता है वो 90:10 का अनुपात होता है, और आंसर नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट हो रहा है। अंडे का निषेचन में होता है किसमें? एम्प्यूली में, एंडोमेट्रियम में, गर्भाशय में, कार्पस ल्यूटियम में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका एम्प्यूली लिखा है, लेकिन इसमें क्या एम्प्यूला में होता है। अंडे का निषेचन कहाँ होता है? एम्प्यूला में होता है। फर्टिलाइजेशन गर्भाधान की तीसरी योग्यता है, और निषेचन या गर्भाधान के समय ही होता है। अगला प्रश्न है हमारा मासिक चक्र का समय कहलाता है। मासिक चक्र का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? जब ये आपका रजोदर्शन कहलाता है। मासिक चक्र का समय रजोदर्शन कहलाता है जब लड़कियों का शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, अर्थात पूर्णतया युवा हो जाती हैं तथा उनके योनि मार्ग में से रक्तस्राव होना प्रारंभ होता है, उसे रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा
गर्भपात LBW समय जन्म के साथ जुड़े हैं। निम्न फोलेट स्तर, निम्न लिपिड स्तर, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर और निम्न प्रोटीन स्तर। तो हम सभी जानते हैं ये पहला जो है आंसर निम्न फोलेट स्तर, ये एकदम सही है कि LBW समयपूर्ण जन्म निम्न फोलेट स्तर के साथ ही जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, कार्पस ल्यूटियम साबित करता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ANC और थायरॉक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आंसर नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों कार्पस ल्यूटियम से ही प्रोड्यूस होते हैं। और ये क्या है, स्त्री मतलब स्त्री के स्रावित होने वाले हार्मोन है, ये सेक्स हार्मोन्स हैं, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओके फिर अगला प्रश्न है हमारा, नर में FSH कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। लेडिंग कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं या फिर शुक्राणुजनक कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ करेक्ट आंसर आपका होता है आंसर नंबर ये आपका ये जो है आंसर नंबर सी, यहाँ पर एक करेक्ट होता है कि सर्टोली कोशिकाएं। ठीक, तो यहाँ पर नर में जो FSH हार्मोन है ये है क्या, ये फॉलिकल आपका स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। कौन सा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है, अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, तो अगर FSH हार्मोन आ जाता है, FSH हार्मोन, तो वो किस में होता है, ये पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है। इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो सर्टेली कोशिकाएं हैं ये कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। जो FSH हार्मोन है या सर्टेली कोशिकाओं को क्या करता है, उद्दीप्त करने का कार्य करता है, मतलब स्टिमुलस के रूप में उसके सामने आता है। अगला प्रश्न है आपका, शुक्राणु की परिपक्वता में होती है, अधिवृषण में, शुक्राणु में, पुटिका में, वृषण में। अच्छा, ये प्रश्न जो है मैंने देखा कि शुक्राणुओं की परिपक्वता अगर कही जाए तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में ही होता है। और बता रहे 72 दिन में वो क्या होते हैं, वृषण में ही परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन जो आंसर आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इस पर आंसर के लिए मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो लेकिन मैं आपको इतना आपको नॉलेज बताती हूँ कि जो ये इसका शुक्राणुओं का जो उत्पादन होता है वो वृषण में ही होता है और उसकी परिपक्वता वृषण में ही 72 दिन में खत्म होती है। और गतिशीलता प्राप्त करने के लिए वृषण से अधिवृषण की तरफ शुक्राणु क्या होते हैं, आगे ये गतिशीलता के लिए ये अधिवृषण में जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है कि यहाँ पर आंसर में दिया है कि बी कहीं पे और कहीं पे आपको सी भी देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी है। शुक्राणुओं की परिपक्वता भी वृषण में ही होती है और निर्माण भी उसी में होता है और परिपक्वता भी वृषण में ही होती है और मूवमेंट के लिए वो अधिवृषण की तरफ जाते हैं। तो वृषण या अधिवृषण में से ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप इसको देख लें इस प्रश्न को, क्योंकि मैं बताती हूँ फिर आप कहते हैं उसका आंसर ये नहीं ये होगा। शुक्रजनक नलिका में उपस्थित होते हैं शुक्रवाहिका, वृषण, शुक्राणु, पुटिका, प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्रजनक नलिका में, ठीक है, तो शुक्रजनक नलिका में क्या उपस्थित होता है, तो आपका नलिका में वृषण, जो शुक्रजनक नलिका है वो कहाँ उपस्थित होती है, वो आपके वृषण में उपस्थित होती है, मेल के वृषण में। तो आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया, अंडा बनना, अंडे का निष्कासन, अंडे की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, अंडे का निष्कासन। मतलब अंडोत्सर्जन मतलब जब कि बाहर आता है, एग बाहर जो आता है तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो ये क्या होता है, ये कहलाता है अंडे का निष्कासन की प्रक्रिया कहलाती है। अंडोत्सर्जन मतलब क्या होता है, ओवल्यूशन होता है ना, और ये निष्कासन का मतलब एक्सपल्शन ऑफ ओवम। ठीक है,
तो ओवल्यूशन क्या, अंडोत्सर्जन मतलब ओवल्यूशन। तो ओवल्यूशन की प्रक्रिया क्या है, ओवल्यूशन की प्रक्रिया यही तो है कि एक्सपल्शन ऑफ ओवम। ओके, तो आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है, केंद्रक छिद्र, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक झिल्ली। तो यहाँ पर आपका केंद्रक को कौन से अलग करता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है केंद्रक झिल्ली, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। केंद्रक को कोशिका द्रव से, ये केंद्रक है और ये यहाँ पे कोशिका और उसमें क्या द्रव भरा हुआ है, तो उसको अलग करने का क्या कार्य कौन करेगा, केंद्रक झिल्ली उसको एक दूसरे को अलग रखने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है हमारा, अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थाका इंटरना कोशिकाएं बनाती हैं, वो क्या बनाती हैं, जैसे जो अंडोत्सर्जन मतलब ओवल्यूशन की जब प्रक्रिया होती है, तो जो जो एक दो सिर्फ उसमें एक दो ही ऐसे होते हैं जो कि डिंब वाहिनी नलिका तक पहुंच पाते हैं, ओवम्स, ठीक है। और जो सब बचे हुए होते हैं वो क्या, ग्रेन्युलोसा और थाका इंटरना कोशिकाएं क्या बनाएंगी, तो वो सब क्या करके पीत, आपके इसको हिंदी में ये आपका हिंदी में पीत वर्ण के ऐसा करके पीत पिंड, हाँ, कापर ल्यूटियम को क्या कहते हैं, पीत पिंड भी कहते हैं। तो आपका कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, एक शुक्राणु कोशिका से शुक्राणु बनते हैं कितने, 8, 5, 4, 1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, 4। अगला प्रश्न है, स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह आपकी कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया कहलाती है। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, तो आपने देखा कि आपका 2019 का प्रश्न पत्र, हम लोग अब आखिरी दौर में पहुंचेंगे। इसके बाद जो प्रश्न पत्र है आपका, इसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगी और उसमें पीजीटी 2019 का ख़त्म कर दूंगी। पीजीटी 2013 का मैंने पहले ख़त्म कर दिया है, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर के नाम से है, जहाँ आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी और आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी, जिससे कि मैं वीडियोज़ आपके, इस सबसे पहले मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ, आपका 2019 का पीजीटी कंप्लीट हो जाने वाला है और टीजीटी का भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।